नमस्कार, स्वागत है आपका ITNO स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और बाजार में आज है छठे सत्र में तेजी। हालांकि आज दायरा सीमित है, लेकिन फिर भी निफ्टी ने 25,100 के लेवल को बचा के रखने की कोशिश की है और आज कई बड़ी खबरें आई। अभी बड़ी खबर यह आई थी कि जीएसटी पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का यानी कि जो मंत्रियों का जो समूह है जीओएम, उसने 2 दरों वाली जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी है और ये स्लैब होंगे 5% के और 18% के, यानी कि 28% वाला स्लैब और जो 12% वाला स्लैब था, इसको खत्म करने का डिसीजन ले लिया गया है। और दूसरी चीज ये कि कुछ सिन गुड्स हैं, कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए एक अलग कैटेगरी बनेगी, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे और इसकी पहली बातचीत चल रही थी कि 40% पर दरें रखी जाएंगी। एक बार अपने रिपोर्टर को जोड़ेंगे इस खबर पर और क्लैरिटी लेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। बाजार में लगातार छठे दिन तेजी। निफ्टी करीब 60 अंकों की मजबूती के साथ 25,100 के पार। बैंक निफ्टी भी करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ 55,800 के पास। जीएसटी पैनल ने 2 जीएसटी स्लैब को खत्म करने के प्रस्ताव को किया स्वीकार। 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने के प्रस्ताव पर सभी सदस्य हुए सहमत। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड सम्राट चौधरी का बयान। सीबी का इक्विटी डेरिवेटिव की अवधि बढ़ाने पर विचार। सीबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे का बड़ा बयान, कहा जल्द जारी होगा कंसल्टेशन पेपर। खबर के बाद बीएसई एंजल 1 में 5 से 7% की तगड़ी गिरावट। मोतीलाल ओसवाल भी 2% नीचे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने की डिमांड की खबर से इंश्योरेंस शेयरों में तेजी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 5% से ज्यादा उछला। एसबीआई लाइफ भी 1% ऊपर। रियल्टी शेयरों ने लगाया तेजी का चौका। प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1 से 1.5% मजबूत, वहीं शोभा और डीएलएफ भी 1 से 1.5% ऊपर। वंदे भारत के लिए बड़ा ऑर्डर मिलने से फुल रफ्तार में जुपिटर वैगन्स शेयर करीब 10% दौड़ा। 5,000 से ज्यादा व्हील सेट की सप्लाई के लिए 215 करोड़ रुपए का एलओआई मिला। ओला इलेक्ट्रिक में 2 दिनों में जारी सुपर रफ्तार पर मुनाफा वसूली का लगा ब्रेक। शेयर 5% टूटा। पिछले 2 दिनों में शेयर ने लगाई थी करीब 25% की जबरदस्त दौड़। बड़े ब्लॉक डील की खबर से करीब 7% उछला। इंडिया सीमेंट अल्ट्राटेक करीब 6.5% हिस्सेदारी बेचेगी। मिनिमम पब्लिक होल्डिंग के पालन के लिए अल्ट्राटेक हिस्सा घटाएगी। और लोकसभा से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने से आज भी 5% टूटा। नजारा टेक 2 दिन में करीब 20% की गिरावट। तो जीएसटी पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो कन्वीनर हैं वो हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और उनका बयान आया है कि जीओएम के सभी सदस्यों ने यानी कि सभी मंत्रियों ने इस बात को लेकर मंजूरी दे दी है कि जीएसटी के 2 स्लैब्स को खत्म कर दिया जाए, यानी कि 28% और 12% वाले स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया गया है। और इस बात की उम्मीद हम पहले से भी कर रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबर आ भी रही थी, हमने आपको बता भी थी। कुछ लग्जरी आइटम्स हैं जिनको 40% के स्लैब में रखा जाएगा और उसमें जो सिन गुड्स हैं यानी कि जो नशे वाली जो वस्तुएं हैं, जिसमें कि शराब हो गया, सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, इसको उसमें रखा जाएगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ चीजें होती हैं। लिकर को तो बाहर रखा गया है, लिकर को बाहर आगे भी रखा जाएगा, लेकिन ये 2 स्लैब्स को खत्म करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। अब जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो दैनिक इस्तेमाल में जो वस्तुएं आती हैं, उन पर माना जा रहा है कि 5% ही जीएसटी लगेगा। और इंश्योरेंस शेयरों में आज हमने जो तेजी देखी उसमें कहा यह जा रहा है, ऐसी खबर निकल के आई कि 0% जीएसटी यानी कि जीएसटी के दायरे से ही बाहर करने पर विचार चल रहा है। लेकिन यह भी एक खबर आई है, यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस बैठक में राज्यों को जो राजस्व का जो नुकसान होगा जीएसटी के इस स्ट्रक्चर में बदलाव के चलते, उसकी भरपाई करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन यह जरूर है कि सरकार जो है वो लगातार जीएसटी रिफॉर्म्स पर काम कर रही है और जीएसटी के स्लैब को कम करना, पहले जब 4 स्लैब रखे गए तब भी आलोचना का शिकार हुई थी सरकार कि आखिर
जब आप वन नेशन वन टैक्स कह रहे हैं तो फिर जीएसटी में 4 स्लैब है क्यों? सरकार के अपने रैशनल थे, लेकिन धीरे धीरे चीजों को कंसोलिडेट किया जा रहा है। अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जहां पर 12% जीएसटी लगता था पहले, हो सकता है कि 18% वाली रेंज में भी चले जाएं। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 12% पे पहले थे, अब हो सकता है कि वो 5% में आ जाए, क्योंकि स्लैब अब 2 ही रखे गए हैं, 5% के और 18% के। अब ये चीजें आगे क्लियर होंगी, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अपने रिपोर्टर को जोड़ के विस्तार से इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक बार जरा आपको ना सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इस जीएसटी पर जीओएम के वो कन्वीनर भी हैं, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। उसके बाद शो में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने जो केंद्र सरकार के प्रपोजल आए हैं उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ स्टेट के, इसके बावजूद हम लोगों ने केंद्र जीएसटी काउंसिल को रेफर किया है। अब जीएसटी काउंसिल उसमें निर्णय लेगा और जो केंद्र सरकार के प्रस्ताव हैं 2 स्लैब को समाप्त करने के लिए, उस प्रस्ताव पर हम लोगों ने विचार किया और समर्थन दिया है और हम लोग इसको रिकमेंडेशन दिए हैं। अब जीएसटी काउंसिल इसको फैसला लेकर, सर क्या रिकमेंडेशन है सर? हम लोगों ने जीएम के तरफ से स्पष्ट तौर पर ये निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 प्रस्ताव आए हैं, स्लैब 12% टैक्स को खत्म करने के लिए और 28% के टैक्स को समाप्त करने के लिए, उस तो पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर जो अनाउंसमेंट का ऐलान किया था, जिस तोहफे का ऐलान किया था लाल किले के अपने संबोधन में, 18 तारीख को देखा हमने कि बाजार ने रफ्तार पकड़ी और वो रफ्तार निफ्टी को लेकर आई है 25,100 के ऊपर लगातार 6 सत्र से हम तेजी बाजार में देख रहे हैं। लेकिन एक काम करते हैं, इंडस्ट्री का क्या मानना है, कितनी रिलीफ आएगी? क्योंकि ऑटो कंपनियों ने, ऑटो शेयरों ने काफी जोरदार रफ्तार दिखाई है। माना ये जा रहा था कि नहीं जीएसटी की जो दरें हैं वो 28% से घट के आ जाएंगी 18% पर, तो बड़ी रिलीफ होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं फाडा के वाइस प्रेसिडेंट साई गिरिधर। मिस्टर गिरिधर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। गिरिधर जी, क्या मान के चल रहे हैं आप, कितने जीएसटी की आप उम्मीद कर रहे हैं ऑटो के लिए, स्पेशली छोटी कार और एंट्री लेवल बाइक्स के लिए, और क्या आपको लगता है कि ये कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट करने में काफी ज्यादा मदद करेगा? देखिए, जो जैसा आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करा था, तो अभी मेरे ख्याल से ये सारे प्रपोजल्स हैं। आज भी जो अपना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो अभी मीटिंग मेरे ख्याल से अभी आपके चैनल के माध्यम से ही मेरे को पता चला कि अभी रिसेंटली समाप्त हुई है। तो अभी ये प्रपोजल के शेप में ही है। जब ये में जाता है और फिर वहां से अप्रूव होता है, तभी मेरे ख्याल से कहना संभव होगा कि गाड़ियों के ऊपर में कौन सी गाड़ियां छोटी गाड़ियों की कैटेगरी में काउंट होंगी, कौन सी गाड़ियां बड़ी कैटेगरी में काउंट होंगी, किस गाड़ियों के अंदर में सिन टैक्स लगेगा, कोई अलग से कोई और एडिशनल टैक्स तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे जो गाड़ियों पे जो टैक्स है, ये एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से जो ये पहल है सरकार की, ये एक सही कदम है सही दिशा के अंदर में, और डेफिनेटली पूरे सेक्टर को इसके अंदर में बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल टोटल जो इकोनॉमी है, क्योंकि जो ऑटो एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एक बैकबोन माना जाता है। किसी भी अगर आप विकसित देश को अगर देखेंगे, उस देश के अंदर में अगर ऑटोमोबाइल अगर अच्छा करता है तो वो देश भी अच्छा करता है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो इंडिया को प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, मेरे ख्याल से उस सपने को साकार करने के लिए एक सही दिशा में सही कदम है। गिरधर जी, ये बंगाल के मिनिस्टर का बयान आया है कि उन्होंने लग्जरी आइटम पर और ज्यादा जीएसटी लगाने की मांग की है। तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी कार। अब आप कह रहे हैं कि डेफिनेशन का आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मार्केट मोटा मोटी अंदाजा लगा लेता है। माना ये जा रहा है कि 1200 सीसी से जो छोटी कारें हैं उसको एंट्री लेवल गाड़ी मान ली जाएगी। 350 सीसी के नीचे की जो बाइक्स हैं, कहा जा रहा है कि उनको बेनिफिट होगा। क्या आपका अपना असेसमेंट भी यही कहता है? आपने क्या डेफिनेशन तय की कि छोटी कारों का डेफिनेशन सरकार के हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, हम एक रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन है और हमारा ये मानना है कि जब तक कि जीएसटी काउंसिल से कोई प्रपोजल अप्रूव नहीं हो जाए, तो हम मार्केट स्पेकुलेशंस पे हम कोई भी कमेंट करना बेहतर नहीं समझते हैं। क्योंकि अननेसेसरली देखिए, आप लोगों को एक उम्मीद देते हैं, वो चीज सही नहीं है। जैसे अभी आपने खुद ही बोला कि जो बंगाल के जो मिनिस्टर हैं,
उन्होंने बोला साहब गाड़ियों के ऊपर में, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर में अलग से टैक्स लगना चाहिए। ये सारी चीजें अभी मेरे ख्याल से एक प्रस्ताव के रूप में है। अनलेस एंड अनटिल ये एक पुख्ता जीएसटी काउंसिल से अप्रूव हो जाए, तभी अपने को इसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी पे कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, ये जो सरकार की एटलीस्ट जो पहल है, जो हमारी ये इनफैक्ट हमारी एसोसिएशन की एफएडीए की ये बहुत टाइम से मांग रही है कि जो आप सेस वसूल कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर में, ये सेस को एबॉलिश करना चाहिए। जो आप व्हीकल्स के ऊपर में जो आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये टैक्स को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, बल्कि जैसे टू व्हीलर्स हैं उसको आपको कम करना चाहिए। तो हमारा मानना है ये एक सही दिशा में सही कदम है। लेकिन अभी इसके ऊपर में ज्यादा चर्चा करना या ज्यादा आकलन करना, बिकॉज सी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाएगी, जीएसटी काउंसिल के अंदर में प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर वो पास होगी। और जितनी मेरी जानकारी है, मेरे ख्याल से जीएसटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स होंगी शायद, उसके बाद ये कोई प्रपोजल शेप लेगा। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अभी फेस्टिवल हमारे सर के ऊपर है। ये महीना अगर हम बात करें पिछले महीने की तुलना में, थोड़ा सा नंबरों के हिसाब से बेहतर चल रहा है। इंक्वायरीज डीलरशिप्स पे बेटर है। थोड़ा सा हमने पिछले कुछ दिनों में हमने ये चीज नोटिस करी है अक्रॉस इंडिया की, जो इंक्वायरी टू बुकिंग हम कन्वर्जन की बात करते हैं, जितनी इंक्वायरी से बुकिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है उसमें थोड़ा सा हमने डाउनफॉल देखा है। लेकिन जैसे जैसे हम फेस्टिवल के नजदीक आएंगे, मेरे ख्याल से ये डाउनफॉल भी खत्म हो जाना चाहिए। और जो सरकार ये पहल करने जा रही है, अगर ये एक्चुअल में जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से अगर ये हो जाता है तो बिल्कुल। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। दीपम सेठी के जो है आईडीबीआई पे जो है खास आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट बात है। चलिए आज उनसे सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं वो। इनका इसमें हिस्सा ले सकें और पब्लिक स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकें, क्योंकि पब्लिक स्टॉक्स एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डिविडेंड देते हैं और बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन भी करवाते हैं। सर अभी एक चीज जो आपने बताई गई कि सितंबर तक जो है आईडीबीआई बैंक का जो प्रक्रिया है वो बड़ी हिस्सा पूरा हो जाए, तो उसके बाद और क्या प्रोसेस रहेगा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि उसके बाद कितना और प्रोसेस बाकी रहेगा पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में? देखिए, सबसे पहले ईओआई स्टेज होती है। ईओआई स्टेज को पूरा कर लिया गया है। उसकी शॉर्ट लिस्टिंग, टेक्निकल स्क्रूटिनी, फिट एंड प्रॉपर असेसमेंट, ये सारे कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसके बाद डेटा रूम ड्यू डिलीजेंस की स्टेज आती है, वह स्टेज एडवांस में है। उसके बाद आरएफपी स्टेज आती है। तो हम अपना काम निष्ठापूर्वक मेहनत से कर रहे हैं और आपको समय के अनुसार उचित जानकारी दी जाएगी। सर एलआईसी पे भी आप आगे बढ़ रहे हैं, मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन सर जो एलआईसी के आईपीओ के वक्त जो निवेशक थे उनको थोड़ी निराशा हुई है, तो आप सर कहीं ना कहीं भरोसा देंगे कि एलआईसी जैसे जो सरकार की कंपनी है, सरकार की इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, वहां पर जो आगे चल के है निवेशकों को इतना ज्यादा निराशित होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, हम पूरा भरोसा निवेशकों को देंगे कि एलआईसी बहुत अच्छी कंपनी है। एलआईसी तो हमारे हर घर का हिस्सा है, हर परिवार का हिस्सा है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और ठीक है, चलिए ये दीपम सेक्रेटरी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए का विनिवेश उन्होंने इस साल में अभी तक पूरा कर लिया है। ठीक है, चलिए बाजार में अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट आपकी जरा रणनीति बनाते हैं। लेकिन आज आप देखिए करीब करीब 72 अंकों की तेजी आप निफ्टी में इस वक्त देखेंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 135 अंकों की मजबूती आपको दिखाई देगी। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा निफ्टी बैंक से फिर से पिछड़ा हुआ दिख रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि निफ्टी ने आज 25,100 को पार किया है। अगर इस लेवल को अगर निफ्टी टिका ले गया तो मान के चलिए कि एक और बड़ी तेजी यहां से देखने को मिलेगी। इस वक्त मैं जो ऑप्शंस में जो डेटा में देख रहा हूं, 25,200 पर एक निफ्टी के लिए हर्डल दिख रहा है। अगर मैं पुट साइड की अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो करीब करीब 25,100 पर 6.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और अगर मैं कॉल में देखूं तो 25,200 में 4,16,000 ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 25,200 पार करने पर एक तेजी का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जीएसटी वाले मुद्दे पर एक और एक्सपर्ट से जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं टैक्स एक्सपर्ट हैं, सीए हैं, अभिषेक रस्तोगी।
रस्तोगी चैम्बर्स के फाउंडर। मिस्टर रस्तोगी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपको लगता है रस्तोगी जी कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने मंजूरी दी है, ये जीएसटी काउंसिल में ये चीजें पास हो जाएंगी, और किस तरह की दरें आप देख रहे हैं? देखिए, अभी जो खबर आ रही है वो ये तो पक्का है कि जो रेट है, नंबर ऑफ रेट्स हैं, वो कम होंगे। अब जो जहां तक की जीओएम की बात है, जीओएम इन एनी केस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो जीओएम की बात को जीएसटी काउंसिल से अप्रूवल मिलना जरूरी है, और वो मिलेगा, हमारे हिसाब से मिलेगा। मगर जो रेट रैशनलाइजेशन की बात है, उससे इंडस्ट्री को फायदा होता है। जो 5%, 12% और 18% के पहले 3 रेट होते थे, अब उनको 3 को घटा के 2 में करा जाएगा, और 28% को खत्म करा जाएगा। केवल कुछ प्रोडक्ट्स 40% में जाएंगे, और उन पर कुछ सेस लगेगा। वो कुछ 6 से 7 प्रोडक्ट्स होंगे जो 40% पे जाएंगे। सो जो रेट रैशनलाइजेशन है वो एक इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स उससे कम होते हैं। और दिवाली पर जो प्राइम मिनिस्टर जी का अनाउंसमेंट है कि दिवाली पर दिवाली धमाका मिलेगा, उसमें ऐसे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो कि कॉमन आदमी से लिंक्ड होंगे, दिवाली के त्योहार से लिंक्ड होंगे, जिन पर रेट कम होने का उम्मीद रखी जाती है। धन्यवाद अभिषेक जी और साईं जी, आपने जो है समय निकाला और हमें पूरा इम्पैक्ट एनालिसिस बताया हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ ज्वाइन किए। लेकिन अब चलिए बाजार की तरफ चलते हैं। बाजार में जो है स्ट्रेंथ अभी भी देखने मिल रहा है एक्सपायरी के दिन में, और देखिए बहुत सारे वॉलिटिलिटी आ रही है न्यूज़ फ्लोज में, लेकिन फिर भी मेंटेन करके रखा है 25,100 के लेवल्स पे। अब चलते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी की तरफ। अभिषेक, मार्केट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? शरद, देखिए अच्छा सत्र आज का रहा है, और हमने मतलब सुबह हम ये कह भी रहे थे कि हो सकता है कि 5 दिनों की तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज बाजार में आए। और आज आप देखिए जो दायरा रहा है काफी सीमित रहा है। निफ्टी ने दिन भर जो ट्रेड किया है वो 90 अंकों के रेंज में ही किया है, और निफ्टी बैंक हमने कहा कि वो भी 55,500 से लेकर 56,000 के रेंज में रहेगा। निफ्टी बैंक की भी कमोबेश स्थिति वही रही, 55,900 के आसपास के हम लेवल देख रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो फार्मा, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला है। रिलायंस की तेजी जारी है, 1% की तेजी के साथ 1430 रुपए के आसपास निकल रहा है, तो रिलायंस ने बाजार को सपोर्ट करने का काम किया है। अब देखते हैं आज से जैक्सन होल की बैठक है, वहां से क्या निकल के आता है, वहां से क्या ट्रिगर आता है। लेकिन वीकली एक्सपायरी को लेकर जो कुछ सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने कहा, उससे ये एक्सचेंज वाली जो कंपनीज हैं उनका मूड जरूर खराब हुआ है, और जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई हैं, जिनके पास वॉल्यूम प्ले आता है, तो उसमें एक्सचेंज हो गए, उसमें ब्रोकर्स हो गए, इनकी वॉल्यूम से कमाई बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए थोड़ा डेंट है। उन्होंने ये कहा कि क्या वीकली एक्सपायरी का हेजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर स्पेकुलेटर्स इसमें ज्यादा एक्टिव हैं, और उस चीज ने सेंटिमेंट को डेंट करने का काम किया है। अब ये देखिए कि 24,800 के बाद 25,000 के ऊपर टिके रहना एक बढ़िया संकेत है, और अब 24,800 एक तगड़ा वाला, एक कह सकते हैं कि रॉक बॉटम फिलहाल के लिए एक सपोर्ट बाजार के लिए बन गया है। इंट्राडे की बात करें तो 25,000 पर निफ्टी को बढ़िया सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और 25,200 एक रेजिस्टेंस के तौर पर ये काम करेगा। गिरावट पर खरीदारी करें, ये हमारा स्टैंस है। शॉर्ट करना काफी रिस्की है, शॉर्ट के बारे में सोचे भी नहीं, अभी मौके नहीं मिलेंगे, मौके आगे जब मिलेंगे तो उसके बारे में। आईसीआईसीआई बैंक से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट गायब है, सुस्ती वहां पर लगातार बनी हुई है। अगर तेजी की पोजीशन है अगर, तो 55,500 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा मानना है कि आपको बने रहने की जरूरत है तेजी में, और 56,000 पर रेजिस्टेंस है। 56,156 जब पार हो जाएगा, जो कि इस हफ्ते का सोमवार का हाई भी है, उसके बाद निफ्टी बैंक में तेजी देखेंगे। अदरवाइज जो मोमेंटम है आपको निफ्टी में भरपूर देखने को मिलेगा। आज तेजी का सिक्सर तो वैसे लगी गया है, यहाँ पे जो है अपमूव अच्छा है, और आज आईसीआईसीआई बैंक भी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें तो अच्छी मोमेंटम जो है थोड़ी ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर देखने मिल रही है। चलिए हमारे साथ ओशो कृष्ण जोड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून ओशो, बहुत इवेंटफुल दिन है आज। आप बात करें कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी मूव आ रही है, जीएसटी के जो है न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं, बट बाजार अपनी स्ट्रेंथ बना के रखे हैं। ओशो बताएं कि क्या अहम जो है बाजार की सेटअप लग रही है, और यहाँ से आपके कोई स्टॉक पिक्स भी है तो उस पर भी नज़र डालते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून शरद जी। ओवरऑल तो मार्केट के सेंटिमेंट्स ऑलरेडी काफी पॉजिटिव हो चुके हैं।
आज भी अगर हम देखें तो 25,100 के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेंस दिखाया है निफ्टी में। एंड अभी बैंक निफ्टी का सपोर्ट अभी भी निफ्टी को मिला नहीं है। तो मुझे लगता है जितने भी सेक्टोरल रोटेशन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज हेल्थ केयर फार्मा में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो सेक्टोरल रोटेशन की वजह से मार्केट में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है। एंड अभी भी निफ्टी में मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे 25,200 से 25,250 तक के रेंज टेस्ट हो सकते हैं। तो अभी भी इंस्टांस बुलिश है। डिप पे बाई करें अग्रेसिवली, इस लेवल पे बाई ना करें। अगर 25,100 या 25,060 स्पॉट लेवल्स पे जोन आते हैं तब बाई करने की राय बनेगी। हायर लेवल्स पे 25,200 तक के जोन हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। सबसे पहला आईटी स्पेस में कोफोर्ज काफी पसंद आ रहा है। अगर कोफोर्ज में देखें तो कल से आज काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिली है। अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेंस दिखा रहा है कोफोर्ज। तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बन रही है। 1670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड हायर लेवल्स पे 1770 तक के टारगेट हमें बिल्कुल इमीडिएट टर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर मेटल स्पेस में जिंदल स्टील है। जिंदल स्टील में कल के दिन काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था। आज भी एक फॉलो अप एंड सस्टेन्ड बाइंग ट्रैक्शन बना हुआ है जिंदल स्टील पे। तो जिंदल स्टील को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियरली 1050 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओशो के पिक्स में देखें तो कोफोर्ज में जो है खरीदारी की राय है। टारगेट प्राइस 1770 का, स्टॉप लॉस 1670 का। कुणाल, आपके क्या रहेंगे क्लोजिंग कॉल्स? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। सी फर्स्टली अगर मार्केट्स पे हम देखें तो हमारा व्यू बुलिश है। हमने हमारे जो पोजिशनल टारगेट्स है निफ्टी के लिए वो है 25,400 तक के, तो वहां तक जाने की जगह है। और जहां तक बैंक निफ्टी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक 56,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, जो बैंक निफ्टी को 57,300 तक लेके जाएगा। सो दोनों इंडाइसेस पे व्यू बुलिश रखिए। कोई भी डिप मिलती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करिए। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है, फर्स्ट मेरा पिक रहेगा यहाँ पे टीटागढ़। टीटागढ़ में हमने देखा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में लॉन्ग बिल्टअप है, प्लस हम देख रहे हैं स्टॉक ने अपना 20 डीएमए ब्रेक कर दिया है। यहाँ से वॉल्यूम बेस्ड बाइंग दिखाई दे रही है कैश मार्केट में भी। सो अप मूव कंटिन्यू रहना चाहिए यहाँ पे, तो टीटागढ़ पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपका रहेगा डाउन साइड पे वो है 834 का, और अपसाइड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 880 से लेके 900 तक के। तो टीटागढ़ पहला पिक रहेगा जो बाई साइड पे रहेगा। सेकेंड है फार्मा। आई थिंक फार्मा यहाँ से एक गुड अपसाइड मूव दिखाने के लिए रेडी हो चुका है, और वहां से जो प्रेफर्ड ट्रिक रहेगा वो है सिप्ला। सिप्ला ने एक जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो वॉल्यूम्स के साथ बैक्ड है। 1570 1580 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, आज हम उसके ऊपर क्लोजिंग देने वाले हैं। सो क्लियर कट एक ब्रेकआउट है टेक्निकल्स पे, और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। सो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। टारगेट्स रहेंगे सिप्ला के लिए 1620 से लेके 1640 तक के, और स्टॉप लॉस आपको जो रखना है डाउन साइड पे वो है 1560 का। ठीक है, ये कुणाल के कॉल्स होंगे आज के लिए। ओशो, आप बताइए, आपका भरोसा कहां पर है? आपने कौन से शेयर निकाले हैं आज हमारे दर्शकों के लिए? अभिषेक जी, ऑलरेडी मैंने डिस्कशन की कि दो ब्रेकआउट काउंटर्स था। कोफोर्ज में बाइंग का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो कोफोर्ज बाइंग के लेवल्स पे हैं। 1715-20 के आसपास होवर कर रहा है, उसी लेवल पे बाई करें। 1770 का टारगेट रहेगा एंड 1670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड सेकंड काउंटर था जिंदल स्टील। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 990 का स्टॉप लॉस एंड 1050 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जिंदल स्टील और कोफोर्ज, ये दो शेयर हैं ओशो के रडार पर। आज हमने देखा कि जो बयान आया सेबी चीफ की तरफ से, तो ये जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो कंपनीज हैं, एक्सचेंज वाली हो गई या फिर ब्रोकरेज फर्म वाली होगी, वहां पर तो पिटाई हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे बीएसई करीब 7% नीचे है, 24% के भी नीचे फिसलता हुआ शेयर ये। एंजल वन में गिरावट है करीब 6.5% की। लेकिन इस तरह की जब भी डेवलपमेंट आती है ना कि सरकार कैश मार्केट्स के वॉल्यूम को थोड़ा ट्रिम करना को बढ़ावा देना चाहती है, एफएनओ के वॉल्यूम को चाहती है कि थोड़ा कम हो जाए, ऑप्शंस को डिस्करेज करना चाहती है, तो जो एएमसी वाले स्टॉक्स होते हैं वहां पर हम रौनक आते हुए देखते हैं। जो म्यूचुअल फंड का कारोबार जो कंपनी करती हैं, आज एचडीएफसी एएमसी में कुछ उसी तरह का हम रुख देख रहे हैं, और ये जो शेयर है डे हाई के आसपास से करीब 2% के आसपास की तेजी हम इसमें देख चुके हैं। वैसे भी पैसे काफी बनाए हैं। अगर हम 6 महीने की बात करें तो ये शेयर हो गया लगभग 1.5 गुना। ओशो जी,
₹5800 का भाव हो गया है एचडीएफसी एएमसी का। आप जरा बताएंगे कि आपकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको 52 वीक हाई पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं शेयर को। सी नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन अभी भी बना हुआ है काउंटर में, अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रीटेस्ट करके वापस से आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी भी ट्रैक्शन बिल्कुल बना हुआ है एंड अभी भी स्ट्रेंथ है काउंटर में। मुझे लगता है 59-50 तक के लक्ष्य इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सो बाई का व्यू रखना चाहिए एचडीएफसी एएमसी पे, करंट लेवल्स पे बाई करें। 59-50 तक के लक्ष्य हमें हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस काउंटर का रहेगा 5670 5680 के आसपास। अगर वहां उसके नीचे आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन में एंटर कर सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है एंड यहां से भी नियरली 150 पॉइंट की अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। 150 रुपए की तेजी यहां से देखने को मिल सकती है एचडीएफसी एएमसी के शेयर में। 1.5% ऊपर फिलहाल आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और देखिए 3 महीने के जो रिटर्न्स हैं वो है 20% के। तो लगातार मोमेंटम इसमें बिल्ड होते हुए हम देख रहे हैं। और सिर्फ एचडीएफसी एएमसी नहीं, आप यूटीआई एमसी देखेंगे, आदित्य बिरला सन लाइफ एमसी देखेंगे, वहां पर भी लोगों ने पैसे बनाए हैं। कैपिटल गुड्स का स्कीमा आज एक्टिव होता दिख रहा है। कुछ सत्र हमने देखी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आपको मजबूत दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एलएनटी भी करीब 1% ऊपर है। एलएनटी पर कुणाल आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि 2 बार ऐसा हुआ कि 3650 से लेकर 3700 वाले रेंज में जाके ये शेयर फंस जाता है। 4 सत्र की कमजोरी के बाद आज फिर से हम थोड़ा रुझान लौटते हुए देख रहे हैं तेजी का। आपको लगता है कि एलएनटी अपने गेंस को सस्टेन कर पाएगा और कोई ट्रेड इस शेयर में बन रहा है? अगर आप एलएनटी देखोगे तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस क्लियर कट विजिबल है। स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है अभी, जहां पे 3700 एक रेजिस्टेंस जोन है और 3600 का सपोर्ट है। बट मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा। सो अर्ली एंट्री है, अक्यूमुलेशन फेज में आप कह सकते हो। यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। अगर कोई डिप आती है स्टॉक में तो भी उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। रियल मोमेंटम आना 3700 के ऊपर आएगा, बट मुझे लगता है कि गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये लेवल पे या अक्यूमुलेट करने के लिए। एंड मुझे लगता है पोजिशनली यहाँ पे जो टारगेट्स आ सकते हैं वो है 3900 से लेके 3960 तक के। सो एलएनटी पे बाय की सलाह रहेगी, डिप मिले उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। आवट पर आप खरीदिए 3900 से लेकर 3960 के लेवल आपको एलएनटी के शेयर में लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1% ऊपर है और बढ़िया तेजी इस शेयर में हो रही है। दिग्गज है, बढ़िया ऑर्डर बुक है, करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की, और मजबूती लगातार ये दे रहा है। इंडेक्स में भी अच्छा वेट रखता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ट्रेडिंग कॉल्स हो गए हमारे एक्सपर्ट से, कुछ अच्छे शेयरों पर हमने व्यू भी लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए हम लेकर आएंगे और आगे आपको ये भी बताएंगे कि रिलायंस के शेयर में आज तेजी क्यों हो रही है और नजारा टेक का शेयर क्यों पिट रहा है। बीएससी एंजल वन को लेकर सीबी चीफ ने क्या कहा है जिससे मूड खराब हो रहा है, ये सारा का सारा विश्लेषण एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और एक बहुत इवेंटफुल दिन देखने मिल रहा है और अब एजेंसी से भी खबर आ रही है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है राज्यसभा में जो है पास हो गई है और इसका जो है ऑफकोर्स देखा जाए तो नज़ारा टेक पे जो है सबसे भारी रिएक्शन पड़ा है। कंपनी अपनी सफाई ज़रूर दी है और कहीं से रिपोर्ट्स भी आ रही कि अपनी जो पोकरबाजी पे इन्वेस्टमेंट है वो शायद राइट ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है। डायरेक्टर साहब 3 या 4 दिन का जो है आप चार्ट दिखाएं नज़ारा टेक के, तो उस पर हमको क्लैरिटी मिल जाएगा कि स्टॉक में इतनी भारी गिरावट क्यों आई है। स्टॉक में जो करेक्शन 1300 लेवल से ऑलरेडी चालू हो चुका था। कुछ ब्रोकिंग हाउसेस कहना है कि अगर एसओटीपी वैल्यूएशन में नज़ारा टेक के अगर आंकड़े हटा दे तो 875 का जो है आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है एसओपी प्राइस आएगा। लेकिन अभी देखें तो एक हफ्ते में लगभग 22% गिरा था स्टॉक। अब थोड़ा रिकवरी के मोड में ज़रूर आ रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी इंस्टी या एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है, बट फिर भी 14% डाउन है पिछले 7 दिन में। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है राज्यसभा में पास हो गए, यानी कि आप कह सकते हैं ये एक्ट बन गया है। कल मंजूरी लोकसभा में भी मिल गई थी, तो अब जो है वर्स्ट फैक्टर्ड इन हो गई है। तो अब देखते क्या होता है। आज देखे रिकवरी भी जो एक अपमूव आ रही है और ये शानदार रिकवरी नज़ारा टेक को देखने मिल रही है। तो यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ज़रूर आ रहा है। डेल्टा कॉप कुछ खास रिएक्शन नहीं हुआ था, एक्चुअली अपमूव आया था 2 दिन पहले, स्टॉक 11% ऊपर था। अब याद रखिए इनका ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंस अब नहीं है और रियलिटी
और जो आप कहेंगे कि पूरे कसिनो बिजनेस है उस पर नज़र रहेगी। लेकिन इस पर कुछ एक डिटेल रिसर्च भी जो है अभिषेक ने किया है। अभिषेक बताएं क्या रिसर्च है नज़ारा टेक पे? शरद, हम तो यही कहेंगे कि निवेशकों के लिए काफ़ी बुरा नज़ारा है। इस गेमिंग कंपनी के शेयर में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं और 1400 रुपये वाला शेयर आज गिर के हमने देखा कि 1100 रुपये के भी नीचे गया। 2 सत्र में इतनी गिरावट आई। हालांकि लोअर लेवल से नज़ारा टेक थोड़ा सा सुधरता हुआ दिख रहा है। लेकिन लोकसभा के बाद अब ये जो बिल है गेमिंग का, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ये राज्यसभा से भी पास हो गया, तो अब तो ये कानून बन गया। अब इस पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी और कहा जाएगा कि अब ये लॉ जो है इफेक्ट में आ गया है। देखिए, दरअसल जो आप जो पोकरबाजी वाली बात कर रहे थे ना, कि पोकरबाजी जो कंपनी है जिसमें कि इनकी मून शाइन टेक्नोलॉजी के जरिए हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी शरद छोटी मोटी नहीं है। 46% का स्टेक है और उसको पूरी तरह से अब ये खबरें तो आ रही हैं कि राइट ऑफ कर देंगे, यानी कि मान लेंगे कि नहीं हमारा पैसा ये डूब गया। उसी की चिंता बाजार को है। अब उस हिस्सेदारी की जो वैल्यू थी वो 805 करोड़ रुपए थी और आगे 250 करोड़ रुपए और लगाने की उसमें योजना बना रहे थे। अब तो सारी चीजें वो खत्म हो ही जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए कि जो पिछली तिमाही यानी कि जून क्वार्टर की जो इनकी रेवेन्यूज थे ना, उसमें पोकरबाजी का जो हिस्सा था वो था 38%। तो इस कंपनी के साइज के लिहाज से अगर आप देखें तो एक बड़ा हिस्सा वहां से आ रहा था। और अगर हम टोटल आय की बात करें तो कंपनी की आय 99% बढ़कर 498 करोड़ रुपए यानी करीब 500 करोड़ हो गई थी और उसमें 38% हिस्सा था पोकरबाजी का। अब वही जो पोकरबाजी वाला हिस्सा है ना, जो तमाम ब्रोकरेजेस हैं अपनी एनालिसिस कर रहे हैं और उसको वहां से डिस्काउंट कर रहे हैं, वहां से हटा रहे हैं। एक एनालिसिस आई है प्रभुदास लीलाधर की, उन्होंने अपने वैल्यूएशन टारगेट में पोकरबाजी को 35% शेयर दिया था। अब उस 35% को अगर हटा देते हैं तो पहले जो टारगेट दिया था 1345 का, अब वो टारगेट बनता है 917 रुपए का। हालांकि अभी भी इसके शेयर ऊपर ही है, लेकिन 917 तक अब ये मतलब आप मान के चलिए कि वो आशंका उनकी है कि 917 रुपए तक ये शेयर गिर सकता है। सवाल ये उठता है कि गेमिंग को लेकर ये कानून क्यों लाया गया। देखिए, काफी टाइम से ये चल रहा था और खास तौर से वो गेम्स जहां पर मनी इन्वॉल्व है, जहां पर पैसे का लेन देन होता है, जहां पर आप एंट्री फीस देते हैं, जहां पर आपको फिर कैश रिवॉर्ड मिलता है, इसको लेकर सरकार थोड़ी सी सख्ती इसलिए बरत रही है कि ये चीजें सामने आए कि इससे लत लग रही है, मानसिक तनाव कहीं ना कहीं बढ़ रहा है युवा जनरेशन का, आर्थिक समस्याएं भी आ रही हैं। और ये शरद, मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि जो टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज हैं, वहां से जो इनका ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 60% का। तो छोटे शहर कस्बे वो इसकी गिरफ्त में थे एक तरह से। यही नहीं, फैमिली में प्रॉब्लम्स आना, मानसिक तौर पर परेशान होना, सामाजिक जीवन में दिक्कतें आना, ये तमाम चीजें हो रही थी और सरकार को लगता था कि काफी ज्यादा ये खतरनाक हो गया है मामला ही। अब नजारा टेक के शेयर की अगर हम बात करें तो 2 दिन में तो करीब 20% की गिरावट आ गई है, लेकिन महीने भर में देखेंगे तो लगभग इतनी ही गिरावट है, 20% के आसपास की। लेकिन 6 महीने में अभी भी 21% ये शेयर ऊपर है। साल भर की बात करें तो 15-16% ऊपर आपको शेयर दिखाई देगा। लेकिन ये कानून बन जाने से अब तमाम ऐसी कंपनीज हैं, एक दो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब एक अनुमान है कि 300 से ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत तो बंद किया सरकार ने। अब सब पर नकेल कसेगी। 50 करोड़ के आसपास का यूजर बेस है ये ऑनलाइन मनी गेमिंग या फिर गेमिंग को लेकर। तो ये तो लिस्टेड स्पेस में, इसलिए इसकी बात ज्यादा कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये एक तरह से ब्लैंकेट बैन की तरफ काम करेगा। और जो सेलिब्रिटीज ऐसे प्लेटफॉर्म्स का, जैसे कोई लूडो वाली कोई कंपनी है, पता चला कि नहीं सेलिब्रिटीज का प्रचार कर रहे थे, उस सारी चीजों पर रोक लग गई है। और दूसरी चीज एक ये हुई है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, उनसे भी ये कहा गया है कि आप इनको पेमेंट गेटवे वगैरह प्रोवाइड ना करें। तो ट्रांजैक्शन जब होगा ही नहीं तो फिर तो अपने आप चीजें क्रैश हो जाएंगी। तो एक वैसे देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है कि चलिए ठीक कदम है और सरकार ने अगर इस पर इतनी गंभीरता से विचार किया है, कानून इस पर अगर लेकर आई है, तो उसका असर आज हम नजारा टेक पर फिर से पड़ते हुए देख रहे हैं। नज़ारा टेक पे जो है देखे स्टॉक पे रिकवरी भी आ रही है, लेकिन वॉलेटाइल काउंटर है तो इस पे भी हमें नज़र रहेगी। लेकिन बहुत अच्छा ग्राफिक्स हमारी जो है प्रोड्यूसर टीम ने बनाई है और बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रहा था और एक वेलकम चेंज देखने मिला। लेकिन चलिए, नज़ारा टेक रिकवरी की जो है कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हरीश, गेमिंग स्टॉक्स की तरफ से अब थोड़ा और चलते हैं। आप कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम स्टॉक्स पे थोड़ा आते हैं, खास करके हम बात करें BSC के बारे में, एंजल वन के बारे में
और इंक्लूडिंग मोतीलाल ओसवाल के बारे में जो सेबी चेयरपर्सन की कमेंट्री आई है, लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे फोकस, कंसल्टेशन पेपर आ सकता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक छोटी सी राय आप ज़रूर दें हरीश, और इसके बाद बताएं कि मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर में और भी गिरावट देखने मिल सकती है कि नहीं। देखिए BSE 7% गिरा हुआ है, एंजल वन भी 6% यहाँ पे डाउन है, वॉल्यूम्स गिर सकते हैं भारी अगर ये जो है वीकली से मंथली एक्सपायरी हो जाए, ये स्ट्रीट डर रहा है। ज़रा बताएं हरीश, क्या रहेगी आपकी राय? जी बिल्कुल, अगर आपने सही बताया, आज के न्यूज के बाद हमें सडनली एक सेल ऑफ देखने मिला है। BSE और कैपिटल मार्केट्स के जो भी स्टॉक्स है वहाँ पे एंजल वन हो और मोतीलाल ओसवाल हो। अगर स्पेशली अगर पहले BSE की बात कर लेते हैं, देखिए BSE में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। कल के 2-3 दिनों से स्टॉक प्राइस कोशिश कर रहा था कि जो रेजिस्टेंस जोन है 2550 के ऊपर निकलने के लिए, लेकिन आज वो फिर से एक बार फेल होते नजर आया। उसके चलते स्टॉक प्राइस में एक गिरावट देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सपोर्ट्स थे ऑलमोस्ट 2350 के अराउंड, वो भी ब्रेक करने नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है जो वीकनेस है। और नीचे के और सपोर्ट्स की बात करते हैं तो अभी फिलहाल के लिए 2300 का आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फिसल जाए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और ज्यादा बिग वाली देखने मिल सकती है, जो कि 2200 2100 लेवल तक भी जा सकता है। तो थोड़ा जैसे न्यूज का ऐसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा बिग वाली ट्रिगर होते हुए नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक ये जो मामला है सेटल डाउन हो जाएगा, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश बाइंग करना चाहिए BSE में। क्योंकि जिस तरीके से 2-3 दिन से ब्रेकआउट का फेल दिया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, तो उसके चलते मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ स्टॉक्स में। अगर उसी स्टॉक में देखा जाए तो एक नुवामा है, जहाँ पे देखा है तो एक स्टॉक मेरे हिसाब से मेरे रडार पे है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉटम बन चुका है, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से एक स्टॉक कंसोलिडेशन में था और सेल ऑफ ऊपर लेवल से एक वीकनेस भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि नुवामा जैसे स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल बन सकती है बाय करने के लिए, क्योंकि टेक्निकली भी देखा जाएगा 200 डे मूविंग एवरेज के पास मूव हो रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि नुवामा जो वेल्थ मैनेजमेंट जैसे स्टॉक्स में अभी भी इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहां पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 7500 से लेके 7800 का लेवल देखने मिल सकते हैं। मतलब नीचे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहे 5500 का, 550 का, उसके स्टॉक के साथ मुझे लग रहा है कि अभी भी बाइंग का एक मौका बन सकता है नोवामा वेल्थ में। वेल्थ में जो है खरीदारी की राय ज़रूर है। यहाँ पे देखें तो दो एंगल ज़रूर है, एक तो वेल्थ का भी है और देखे जाए तो ये लार्जली इंसुलेटेड है। F&O सेगमेंट पे ज़्यादा इनका जो है एक्सपोजर नहीं है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है। तो इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर होगी। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स पे एडलवाइस ग्रुप का टारगेट प्राइस 7500 7800, स्टॉप लॉस 5550 का। हरीश, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? हाँ, मेरे टेक्निकल पिक्स आज मेरे रडार पे है। दो स्टॉक, जो पहला स्टॉक है सिप्ला। अगर सिप्ला के देखा है तो एक लंबा कंसोलिडेशन था स्टॉक प्राइस में, और स्टॉक प्राइस आज क्लियर में एक ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है सिप्ला में। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स 1650 तक का चांसेस है इमीडिएट बेस में। मुझे लग रहा है करंट लेवल बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1540 का सिप्ला में। और दूसरा स्टॉक रहेगा एक्साइड। अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से लगातार वॉल्यूम के साथ गेन होते नजर आ रहा है और 200 डे मूविंग सारे मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बिल्कुल बढ़ सकता है आगे भी जाके। तो ऊपर का टारगेट बनेंगे 430 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 385 का। सिप्ला की भी जो है खरीदारी की राय जो है हरीश की तरफ से आ रही है। हरीश, एक बार स्विगी की चार्ट पे एक बार नज़र डालते हैं। न्यू एज टेक स्टॉक्स पे तो हमने देखी थी अच्छी तेज़ी जो कल तक देखने मिली थी, आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, लेकिन आज के दिन के ट्रेड में स्विगी में भी स्ट्रेंथ दिखने मिला था। इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में तो मैंने चार्ट चेक किया था तो यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आई थी। डायरेक्टर साहब, एक बार स्विगी का चार्ट फायर करें। देखिए अभी भी मेंटेन है, 3% ऊपर है डिस्पाइट छोटी मोटी वॉलेटिलिटी जो आज देखने मिल रही है दिन के ट्रेड में। हरीश, स्विगी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? ये उतना नहीं चला है जितना इटर्नल चला, लेकिन हाँ इनका भी 1 या 2 साल जो है आप कह सकते हैं कि बिजनेस वाइज डेवलपमेंट जो इटर्नल से थोड़ा पीछे ज़रूर है, लेकिन क्विक कॉमर्स में जो है शायद ये आगे बढ़ने का कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल चार्ट सेटअप स्विगी का? जी, जैसे आपने बताया इटर्नल का कंपैरिजन देखते हैं तो रिलेटिवली थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है स्विगी, लेकिन अभी जहाँ से देखते मिलता है कि चार्ट स्ट्रक्चर पे नीचे के लेवल से अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रहा है और जो रिसेंट हाई एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस कर चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में और लास्ट 3 दिनों से लगातार वॉल्यूम गेन होते नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और एक्सटेंड हो सकता है यहाँ का रैली, जो कि 460 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है तो वहां तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक्सटेंड हो सकता है। और किसी के पास ऑलरेडी बाइंग है तो होल्ड
रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 460 के इमीडिएट बेसिस में ऊपर के लेवल टारगेट बन सकते हैं। उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 480 का भी लेवल देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक नीचे लेवल से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है, वहां से रिकवरी देखने मिलता है। ये रिकवरी कंटिन्यू भी हो सकता है और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि मेंटेन करना चाहिए। सपोर्ट्स जो बन रहा है 415 का, सो 415 का स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि स्विगी में बाइंग होल्ड करना चाहिए, जहाँ के ऊपर 460 और 480 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है कि कहाँ पे जो है मोमेंटम देगा। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है एक्शन बना रहेगा। हम आपको दिखाएंगे ऑप्शंस के चैंपियन के सेगमेंट में क्या है, और इसके अलावा सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा। टेक्निकल पिक्स पे भी हमारी नज़र रहेगी। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। बाजार देखें तो अभी भी जो है फ्लैटिश ट्रेंड है, बट पॉजिटिव बायस पे है। 25,100 पे थोड़ी सी स्लाइट जो है डिक्रीज आई है, बट अभी भी कंफर्टेबल लेवल्स पे है। एक्सपायरी का दिन है। एक बार निफ्टी बैंक के चार्ट को भी डायरेक्टर साहब फायर करें, इस पे भी हमारी नज़र है। ये भी जो है एक टाइप से रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है, बट एक बहुत ही छोटी रेंज में फंसा है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड जो है पॉजिटिव ज़रूर है। एक बार बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों स्टॉक्स को सामने लेके आते हैं डायरेक्टर साहब, तो यहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। बजाज फिनसर्व पे ऑफकोर्स एक इनिशिएटिंग रिपोर्ट भी आया था जेफरीज का, और उनके दोनों इंश्योरेंस कंपनीज़ को लेके बुलिश नज़रिया था। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल रही है। एक बार बजाज फाइनेंस के स्टॉक को भी एक बार फायर करें। देखिए दोनों स्टॉक्स पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एक साइड आपका बजाज फाइनेंस है, दूसरे साइड आपका बजाज फिनसर्व है, और यहाँ पे एक अच्छी मूव आ रही है। हरीश आप बताएं, अब इन दोनों बजाज ट्विंस में आपको कौन से स्टॉक पे अच्छी जो है चार्ट की सेटअप देखने मिल रही है, क्या रणनीति रहेगी इसमें? जगह देखा है तो दोनों स्टॉक्स में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ लैकिंग है। देखा है तो ऊपर के लेवल से बिल्कुल फिजल आउट हो रहा है। जैसे परसों के दिन एक ओपनिंग गैप अप से ओपन हुआ था, लेकिन ऊपर लेवल पे टिकने में स्टॉक दोनों कंटिन्यूसली फेल होते नजर आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में। मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए थोड़ा एक लंबा कंसोलिडेशन में है। जब तक एटलीस्ट क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट देता है, जब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए स्टॉक में। तो अभी फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करूंगा दोनों स्टॉक्स में रिकमेंडेशन के लिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में। ठीक है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस हम देख रहे हैं कि फिर से 900 रुपए के लेवल को रीगेन कर लिया है। हालांकि वेट इन वॉच की रिकमेंडेशन है, लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल से जरा एक बार फिर से ना आईडीबीआई बैंक को आप लेकर आइए स्क्रीन पर। आईडीबीआई बैंक हम देख रहे हैं कि 9% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है और ये डे हाई पर है। दीपम सचिव का बयान आया कि जो भी प्रक्रिया थी उसको पूरी कर ली गई है। डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है और विनिवेश की तैयारी इसमें मुकम्मल हो गई है। आईडीबीआई बैंक में जो अगर हम हिस्से की बात करें तो सरकार और एलआईसी, हालांकि आप एलआईसी को भी सरकार ही मानिए, लेकिन एलआईसी का जो स्टेक है वो है करीब करीब 50% के आसपास का। अगर हम सरकार की बात करें तो करीब करीब 45% के आसपास का स्टेक इसमें सरकार का है, और टोटल जो इक्विटी होल्डिंग है प्रमोटर की वो है 94% के आसपास की। देखते हैं कितने हिस्से का विनिवेश होता है, कौन इसमें आता है, कौन स्टेक लेता है, आगे इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये काफी टाइम से, मतलब काफी साल हो गए हम जब इसमें विनिवेश का इंतजार ही करते रहे। आईडीबीआई बैंक पर एक हरीश जी आप व्यू दीजिए, कैसे देख रहे हैं आप शेयर को, और आपको लगता है कि ये मूव सस्टेन करेगा? अभिषेक जी, अगर आईडीबीआई की बैंक सेक्टर देखिए हर बार स्टॉक प्राइस 107, 106, 107 लेवल तक पहुंचता है। वहां से फिर से एक बार रिटर्न में स्टॉक प्राइस फिर से एक बार 90, 80 के आसपास आ जाता है। तो जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, थोड़ा वोलेटाइल बिल्कुल है। आज के ट्रेंड में ऑलमोस्ट 9% का गेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि जब तक ये 107 के ऊपर एटलीस्ट टिकना पाता है प्रॉपरली, मुझे लग रहा है कि तब तक ये जो वॉलेटिलिटी है बनी रहेगी, क्योंकि ये मल्टीपल ईयर्स का भी हाई है जो 107 का लेवल।
तो उसके ऊपर निकलना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार फिजल आउट हो सकता है स्टॉक में मोमेंटम। तो मैं किसी को मतलब बाइंग है तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं तो 105 106 के आसपास है तो बिल्कुल बुकिंग प्रॉफिट बुक करके और एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे अच्छे स्टॉक बैंकिंग स्टॉक से जहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वोलेटिलिटी बनी हुई है आईडीबीआई बैंक में, क्योंकि एक दिन का प्राइस पूरा नेगेट हो जाता है अगले दिन, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए स्टॉक में, और ऊपर लेवल्स मिलता है तो एग्जिट का अपॉर्चुनिटी है, इसके एग्जिट होना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, आईडीबीआई बैंक को लेकर ये व्यू है, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो ये जो डेवलपमेंट आया है, आज जो कमेंट आए हैं दीपम सचिव की तरफ से, यानी कि विनिवेश सचिव की तरफ से, वो काफ़ी एनकरेजिंग है कि प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसका मतलब ये कि अब इसके विनिवेश को लेकर ना अच्छे अपडेट्स आते हुए आपको दिखेंगे आईडीबीआई बैंक पर। तो निवेशक हैं तो अब देख लीजिए, आप इसमें आई थिंक निवेशित रह सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो मे भी जो रणनीति आपको हरीश जी ने बताई है सेल ऑन राइज की, आपके लिए वो काम आ जाएगी आईडीबीआई बैंक में। लेकिन ऑप्शंस का एक बढ़िया सौदा आपको हम बताएंगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या कौन सा शेयर आपने चुना है और स्ट्रेटजी क्या होगी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो मैंने स्टॉक चुना है ऑप्शन के ट्रेड के लिए वो है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। रिसेंटली स्टॉक में एक स्विंग हाई बना था 3727 और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। कल के 17 में 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके और डेली चार्ट पे एक जो गैप अप खुला था उसका सपोर्ट लेके स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया था, और आज भी थोड़ी स्ट्रेंथ है स्टॉक में, फॉलोअप बाइंग भी हुआ है। तो ऑप्शन के माध्यम से हम एक स्ट्रैटेजी करेंगे। इसमें 3600 का जो कॉल है करीबन 43 के करीबन ट्रेड हो रहा है, उसको करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 25, और इसका पहला लक्ष्य रहेगा 65 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 85 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 7000 का और अधिकतम नुकसान होगा 3500 रुपए का। ठीक है, आज हम देख भी रहे हैं कि जो कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर है ना, वहां पर थोड़ी सी गर्मी है, और एलएनटी जो कि इंडेक्स का भी पार्ट है, एलएनटी में तकरीबन 0.25% की तेजी है, थोड़ा सा नीचे आया है ऊपरी स्तर से, लेकिन बाकी भी शेयर आज गर्म हो रहे हैं। तो 3600 वाली कॉल खरीदनी है आपको इन द मनी, 40 से 45 रुपए के भाव पर आपको ये मिल जाएगा, और लक्ष्य 65, फिर सेकेंड टारगेट 85 का, स्टॉप लॉस 25 रुपए का लगा के चलना। अधिकतम मुनाफा 7000 का होगा, और अधिकतम नुकसान जो इस ट्रेड में जो संभावित है वो है 3500 रुपए का एलएनटी में। एक बढ़िया स्ट्रेटजी आपके लिए और एक बढ़िया शेयर में तेजस जी ने आपको सुझाई है। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बीएसई में गिरावट थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिख रही है। बीएसई का शेयर है अब करीब करीब 8% नीचे। मतलब जो बयान आया कि कैश का वॉल्यूम हम बढ़ाना चाह रहे हैं, और काफ़ी समय से हमने देखा है कि सेबी जो कि रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, उसको लग गया कि नहीं, रिटेल जो पार्टिसिपेशन हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेशन को भी जन्म दे रहा है और लोग अपने पैसे भी गंवा रहे हैं। तो ये हेल्दी मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं है ये। तो उसको कर्ब करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए। ऑप्शंस के स्ट्राइक को लिमिट किया गया, वीकली एक्सपायरी को भी सीमित कर दिया गया कि प्रति एक्सचेंज एक ही आप इंडेक्स चुन सकते हैं वीकली एक्सपायरी के लिए। लेकिन ऐसे संकेत आ रहे हैं कि शायद अब वीकली एक्सपायरी को लेकर भी कोई बड़ा डिसीजन आगे होता हुआ दिखे, क्योंकि तुहिनकांत पांडे ने कहा है कि क्या ये हेजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर इसमें प्योर हम देख रहे हैं कि स्पेक्यूलेशन हो रहा है। तो इस पर चर्चा चलेगी। और आज देखिए इसी के चलते अगर वॉल्यूम गिरता है तो बीएसई एंजल वन को ज्यादा नुकसान होगा। सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, उतना नुकसान नहीं आएगा, बट सीडीएसएल को भी प्रॉब्लम होगी। और मोतीलाल ओसवाल जो कि ब्रोकरेज कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल आप देखेंगे कि एंजल वन से कम गिरा है। उसकी वजह है कि मोतीलाल ओसवाल थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, सिर्फ उसमें ब्रोकिंग नहीं है, उसमें एसेट मैनेजमेंट वाला भी बिजनेस है, तो वहां थोड़ा इंपैक्ट हम कम देख रहे हैं। ये दो शेयर बीएसई 3337 रुपए। हरीश जी, बीएसई क्या लगता है आपको कि और गिरेगा? ये एक झटके में 185 रुपए साफ हो गया आज तो।
बिल्कुल अभिषेक जी, जिस तरीके से एक न्यूज के रड़ा होते हुए हमने देखा है कि एक शार्प सेल ऑफ देखने मिल रहा है, लेकिन इतना सेल ऑफ देखना थोड़ा सरप्राइजिंग है। हावेवर देखा है तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 2280 के अराउंड है, उसके नीचे पिछड़ रहा है तो मुझे लग रहा है और थोड़ा वीकनेस बढ़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, थोड़ा अगर किसी के पास बाइंग है तो थोड़ा मैच स्टॉप लॉस में मेंटेन करना चाहिए 2280 के आसपास। मुझे लग रहा है उसके नीचे मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस बढ़ सकती है, जो कि सपोर्ट जो बन रहा है नेक्स्ट 2100 और 2000 के आसपास में मेजर सपोर्ट्स। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है और स्टॉप लॉस बिल्कुल बना रहना चाहिए 2280 का। ठीक है, बीएसई को लेकर ये व्यू 2280 यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और अगर हम बीएसई के हम ऑल टाइम हाई की बात करें, मतलब ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के बाद अगर हम देखें तो वो भाव है 3030 का। अब ये 2330 के आसपास आ गया शेयर, यानी कि करीब करीब 22-24% की गिरावट बीएसई के शेयर में आ गई है। हालांकि 6 महीने में आपको ऊपर दिखेगा क्योंकि चढ़ा भी बहुत सुपर रफ्तार से था और वैल्यूएशन की चर्चा हो रही थी कि क्या वैल्यूएशन ये जस्टिफाइड है, लेकिन ये एक तनाव जरूर बढ़ा है बीएसई के शेयर के लिए। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। बाजार तो एक रेंज में है और उस रेंज में रहने की हमें लग गया था कि आज ना बाजार ट्रिगरलेस है। ट्रंप ने भी कुछ कहा नहीं ऐसा, कोई ऐसे डेटा नहीं आए। अमेरिका में हमने देखा था कि आईटी वाले शेयर टूट रहे हैं। जेरोम पावेल पर नजर हैं। आज से जैक्सन होल की बैठक शुरू हो गई है और जैक्सन होल की बड़ी ये सालाना बैठक है और वहाँ पर अमेरिका, यूएस फेड समेत दुनिया भर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर सेंट्रल बैंकर्स हैं वो वहाँ पर जुटते हैं और मंथन करते हैं इकोनॉमिक हालात पर। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो अभी दुनिया भर के लिए ये है कि ट्रंप के टैरिफ से कैसे निपटा जाए। खुद अमेरिकी इकोनॉमी भी ट्रंप के टैरिफ से जूझ रही है और बार बार ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि आप रेट घटाइए, लेकिन जेरोम पावेल अपने इरादों से टस से मस हो नहीं रहे हैं। तो उस ट्रिगर पर नजर है कि क्या संकेत निकल के आते हैं जेरोम पावेल की तरफ से, यूएस फेड के चेयरमैन की तरफ से। आज बाजार में हम देख रहे हैं कि फार्मा में मूव ठीक है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इन शेयरों में आज अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। इन्होंने इनफैक्ट लीडरशिप ली हुई है। एक और सेगमेंट की बात करें तो जो पाइप वाली जो कंपनीज हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो गई या फिर एस्ट्रल हो गया, प्रिंस पाइप हो गया, उनको लेकर रिपोर्ट आई थी मोतीलाल ओसवाल की और टारगेट्स ऊपर के वो दे रहे थे। एस्ट्रल के शेयर में आज हम बाइंग भी देख रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, डे हाई से थोड़ा नीचे भी आए हैं 1448 का हाई बनाने के बाद। एक राय आपसे चाहिए इस पर हरीश जी। एस्ट्रल हालांकि लगातार 4 सत्र से चल रहा है ये, लेकिन गिरावट का शिकार भी हुआ था शेयर। ये जरा बताएंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि 1600 रुपए के आसपास से शेयर ये गिर गिर के पहुंच गया था 1250 रुपए के आसपास। अभिषेक जी, अगर एस्ट्रल का स्पेसिफिकली पाइप इंडस्ट्री में एस्ट्रल की बात करते हैं, देखिए हमने बिल्कुल एक स्टॉक प्राइस में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 2024 में जून 24 से कंटिन्यूस वीकनेस देखने मिल रहा था और वापस थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिला है, लेकिन वो फिर से 1600 के आसपास आके फिजल आउट हो गया और टिक नहीं पाया स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही नीचे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस, जो कि फिलहाल आ रहा है 1500 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि इसका लेवल पे निकालना जरूरी है। लास्ट कुछ दिनों से बिल्कुल देखने मिल रहा है कि वॉल्यूम गेन हो रहा है, लेकिन अभी तक जो लेवल है रेजिस्टेंस जोन है तो 1480 1500 का लेवल वो निकालना जरूरी है। मुझे लग रहा है तब उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि एक रैली देखने मिल सकता है, नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये फिर से एक बार कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक प्राइस। तो फिलहाल के लिए किसी के पास अगर बाइंग है तो थोड़ा टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर 1500 का लेवल निकल जाता है मुझे लग रहा है कि एक बड़ा रैली देखने मिल सकता है स्टॉक में, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग कंटिन्यूस वीकनेस सेल ऑफ देखने मिला था उसके चलते इंडिकेटर सारे ओवरसोल्ड है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे बने रहना चाहिए। लेकिन अगर 1500 का लेवल जो रेजिस्टेंस है अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा रैली फिर से इसमें भी शुरू हो सकती है एस्ट्रल में। ठीक है, एस्ट्रल अगर है आपके पास तो बने रहिए। नई खरीद तब करनी है जब ये शेयर 1500 रुपए के ऊपर निकले। लेकिन हरीश जी, दिक्कत यह है कि 1500 के ऊपर निकलने के लिए तो 6% चलना पड़ेगा, कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए एस्ट्रल में, क्योंकि ब्रोकरेजेस का भरोसा तो है इस पर। ठीक है, होल्ड करने की सलाह अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम ये राहत है कि आप बने रहिए। अब इसमें रिकवरी की शुरुआत हो भी गई है लोअर लेवल से। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि 3 बजे तक बाजार में आज किस तरह का कारोबार हुआ है
और BTST भी समझेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च भी आपके लिए हम लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में और हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत, आप हमारे साथ बने रहें। मार्केट्स एट 3 पे हम चलते हैं। हमारे साथ जो है आनंद शुक्ला जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून आनंद, बताएं आपके कौन से स्टॉक्स है जो नज़र में रहेंगे? शरद, गुड आफ्टरनून। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा आज तेज़ी दिखा रहा है वो है फार्मा का। फार्मा शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज लैब का शेयर देखें करीब 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ सिप्ला 2% की तेज़ी दिखा रहा है और लॉरस लैब में भी करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें कि कहाँ ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है तो आज जुपिटर वैगन्स का शेयर देखें 215 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है कंपनी को और 7% की शानदार तेज़ी दिखा रहा है शेयर। औसत से करीब 45 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडिया सीमेंट्स की बात करें तो अल्ट्राटेक OFS के जरिए 6.49% हिस्सेदारी बेचेगी। 6% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से करीब 25 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर देखिए 2% की तेज़ी है शेयर में और 18 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर खबर आई है। हैदराबाद में 7.8 एकड़ ज़मीन के लिए कंपनी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है और प्रोजेक्ट से करीब 3,800 करोड़ आय की उम्मीद भी जताई है। शेयर हरे निशान में कामकाज करता नजर आ रहा है। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो 0.9% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई है। करीब 4% की गिरावट शेयर में दिख रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो हेक्सावेयर पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है और लक्ष्य जो है वो दिया है 950 रुपए का। शेयर में करीब 4% की तेजी आज देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सभी अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रियल्टी पैक देखे अच्छे मोमेंटम देखने मिल रही है। लक्ष्मीकांत, आपसे शुरुआत करेंगे। रियल्टी स्पेस में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है? जी आज प्रेस्टीज में हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था, बट वो अभी वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिल रही है। बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे प्रेस्टीज के तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक मूव आने की एक्सपेक्टेशन है, बट उसके लिए इसको 1650 के ऊपर सस्टेन होना होगा। एक बार 1650 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से हमें एक कंसोलिडेटिव मूव ब्रेक थ्रू के उस पर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं और फिर से स्टॉक 1720 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। वहीं पर जो सपोर्ट है वो इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल आता हुआ 1575 का, और मुझे लगता है कि जब तक ये होल्ड रखता है तब तक हम यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। रियल्टी स्पेस थोड़ी सी गेंस गिव अप ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ खास करके GCC सेगमेंट वहाँ पे अच्छे आ रही है। रियल्टी कमर्शियल रियल्टी स्पेस की बात करें और थोड़े दिन में जो है लॉन्चेस और अनाउंसमेंट्स भी होने लगेंगे तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिग्गज कंपनी निफ्टी का अच्छा बाजार में सपोर्ट दे रहे हैं। अगस्त 29 को इनका बहुत इम्पॉर्टेंट AGM भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं और इसके जो तेज़ी के कारण है इसके क्या क्या रहेंगे वजह, ये सारे डिटेल्स हमें अभिषेक बताएंगे। अभिषेक बताएं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के क्या अहम ट्रिगर्स है ऐसे बाजार में भी जो है आप देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है और ये 3-4 सेशन से जो है बहुत अच्छी मूवमेंटम देखने मिल रही है और देखिए 1430 लेवल्स पे आ गए तो 1350-60 लेवल से एक अच्छा मूव आया है। तो क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है रिलायंस के ऊपर? शरद, देखिए रिलायंस में होता क्या है कि जब भी हम AGM के डेट को नज़दीक आते हुए देखते हैं ना तो थोड़ा सा एक्शन तो बनता है शेयर में। अब 29 अगस्त को AGM है, इसकी 48वीं AGM है रिलायंस की और उसके पहले हम बैक टू बैक देख रहे हैं कुछ ट्रिगर्स भी आ रहे हैं, कंपनी कुछ डिसीजंस भी ले रही है जिसका उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। पहली चीज़ तो ये कि रिलायंस जियो जो कि कह सकते हैं कि कंपनी के लिए एक नया कैश काउ बनता जा रहा है, ये
रिलायंस जियो ने 1 GB प्रतिदिन वाला जो इनका एंट्री प्लान था उसको बंद करने का फैसला किया है। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में यहाँ से सुधार देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीदें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लगातार दूसरे साल में रिलायंस का जो फ्री कैश फ्लो रहा है वो रहा है पॉजिटिव। फ्री कैश फ्लो यानी कि आप ऑपरेशंस चलाने के बाद, अपनी मशीनरी वगैरह पर खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं कंपनी के पास उसको फ्री कैश फ्लो कहा जाता है। अब इस पैसों को कंपनी नए प्रोजेक्ट में डालती है या फिर कई बार इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड भी करती है डिविडेंड वगैरह देके, वो फ्री कैश फ्लो होता है। तो दूसरे साल में पॉजिटिव है और उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है इसमें, और ये हुआ है जियो और रिटेल के दम पर। तीसरी चीज, S&P ग्लोबल की अभी परसों या नरसों रिपोर्ट आई थी कि रिलायंस के अगले 12 महीने में रेटिंग बढ़ सकती है, तो ये भी एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है शेयर के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि सेबी ने मिनिमम पब्लिक होल्डिंग के लिए, बड़े आईपीओज में मिनिमम पब्लिक होल्डिंग के लिए जो नियमों में रियायत देने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि रिलायंस के केस में आगे इसका फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नजरें जियो जो इसकी टेलीकॉम आर्म है और रिटेल वाली कंपनी जियो रिटेल, रिलायंस रिटेल, उस पर भी नजर रहने वाली है। तो जब एजीएम इसकी होगी 29 तारीख को, तो ये नजर इसी बात पर रहेगी कि इसको लेकर टाइमलाइन कब आता है, कि जियो की लिस्टिंग कब होगी, रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग कब होगी। साथ ही न्यू एनर्जी बिजनेस जिसको लेकर स्ट्रीट काफी बुलिश है, उस पर अपडेट क्या कंपनी देती है, इस पर भी हमारी नजरें रहने वाली है। साथ ही 5G के एक्सपेंशन को लेकर, 5G के मोनेटाइजेशन को लेकर भी बाजार की नजर रहने वाली है। और लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या होगी, सक्सेशन प्लान क्या होगा कंपनी का आगे जाकर, यह भी बाजार सुनना चाहेगा। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी FY30 तक कंपनी की जो साइज है उसको दुगना करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ब्रोकर्स की बात करें तो जेफरीज की हाल फिलहाल ही रिपोर्ट आई थी। जेफरीज ने बाई की रेटिंग दी है, 1670 के टारगेट दिए हैं। एक और ब्रोकरेज बॉर्नस्टीन, इनकी आउट परफॉर्म की रेटिंग है 1640 के टारगेट। तो ज्यादातर हम ब्रोकरेज देख रहे हैं कि जो टारगेट है अब 1600 रुपए के ऊपर के ही निकल के आ रहे हैं। हालांकि अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो अगस्त में 3% ये शेयर चला है, 6 महीने में करीब 16% के रिटर्न दिए हैं। इस साल ईयर टू डेट 16.5% के आसपास के मूव्स हैं, लेकिन एक साल में 5% कमजोर है। लेकिन हाल फिलहाल हमने बाजार को भी सपोर्ट देने में इस शेयर के योगदान को देखा है, और यह भी महसूस किया है शरद कि 1380 रुपए के नीचे जब जाता है तो शेयर थोड़ा सा वीकनेस दिखाता है, और 1450 रुपए के आसपास आता है तो फिर शेयर अपने स्ट्रेंथ दिखाता है। और आज हमने देखा कि 1430 रुपए के आसपास तक शेयर गया है। तो पूरी की पूरी नजरें ये होंगी कि देखते हैं कि एजीएम में अब क्या होता है। एक हफ्ते बाद रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम होने वाली है। ऑल आइज ऑन रिलायंस एजीएम मीटिंग, और अभी देखिए स्ट्रेंथ चल रहा है। अब एक हफ्ते की बात है, क्या पता और पोजिशनली और अच्छे अपमो 1450 1480 लेवल्स पे आए। हरीश जी एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं रिलायंस का। सेटअप तो बहुत स्टेबल लग रहा है, अभी 3-4 सेशन और बाकी एजीएम की तरफ से, 1-2 और अच्छे न्यूज़ फ्लोज आ सकते हैं। वैल्यू अनलॉकिंग की बात कर रहे थे अभिषेक, जैसे सेबी ने चेंजेस किए थोड़े मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग राइट्स। क्या लगता है हरीश, यहाँ पे एक और एक अपमूव आ सकता है? बिल्कुल शरद जी, जगत देखा है तो देखिए लास्ट कुछ दिनों के बाद थोड़ा वीकनेस देखने मिल रहा था रिलायंस में, लेकिन 1350 1360 लेवल्स के पास उसका सपोर्ट ले चुका है स्टॉक प्राइस, और वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। अभी शॉर्ट टर्म में देखा है तो सारे मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फर्दर अपसाइड का मूव देखने मिल सकता है जी, जहाँ पे रेजिस्टेंस अभी फिलहाल नजर आ रहा है कि 1480 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है रैली। तो ओवरऑल सेटअप मुझे लग रहा है कि तेजी का ही है अभी फिलहाल के लिए। तो बाइंग है तो किसी के साथ होल्ड रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि तेजी बिल्कुल बन सकती है आगे भी जाके। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वॉल्यूम भी गेन होते नजर आ रहा है, तो उसके चलते भी कॉन्फिडेंस इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट बना रहेगा। जो भी है मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन है 1360 के अराउंड, तो उसके ऊपर जब तक टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि तेजी कंटिन्यू रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं मूव आ सकता है। हरीश धन्यवाद, आपने जो है रिलायंस पे इम्पॉर्टेंट कमेंट्री दी। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार BTST STBT ट्रेड्स और कल की क्या तैयारी रहेगी, इवेंट्स टू वॉच क्या रहेंगे, ये सब हम लेके आने वाले हैं। स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार बंद होने में
15 मिनट के आसपास का समय रह गया है, लेकिन निफ्टी ने अपने गेंस को फिर से लूज किया है। एक रेंज में ही आज का सत्र निकला है और फिलहाल जो तेजी है वो सिर्फ 30 अंकों की रह गई है, 0.13%। और निफ्टी बैंक की जो गेंस है वो सिर्फ 40 अंक के हैं। 1422 शेयर मजबूत हैं, 1368 शेयर हैं आज कमजोर। तो जो ब्रॉडर मार्केट से संकेत हैं वो अच्छे नहीं है, क्योंकि आप देखिए मिड कैप का इंडेक्स ना ऊपरी स्तरों से फिसल के आपको लाल निशान में दिखाई देगा। ऑटो शेयरों में कुछ कंजम्पशन शेयरों में आज हमने कमजोरी आते हुए देखी। बजाज ऑटो करीब 2% नीचे है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर में 1.5% के आसपास की गिरावट है। बाकी प्लेटफॉर्म वाले जितने स्टॉक्स हैं, एक्सचेंज वाले, MCX हो गया, BSE हो गया, ये गिरावट के शिकार हो रहे हैं। एंजल वन में हमने तगड़ी गिरावट देखी है। लेकिन कल के लिए यानी कि शुक्रवार के लिए आपको कौन से सौदे लेके जाने चाहिए, यानी कि BTST या फिर STBT के ट्रेड्स क्या होंगे, आप जरा ये समझ लेते हैं। और शुरुआत करेंगे लक्ष्मीकांत जी आपसे। बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके रडार पर जहां पर आपको लगता है कि मोमेंटम आज नहीं कल भी अच्छा दिखेगा और आज ट्रेड लेके जा सकते हैं? जी एक BTST ट्रेड मैं रिकमेंड करूंगा। डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पे हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1270 के आसपास इसको बाय करके चलना है। इसमें जो हमें स्टॉप लॉस लगाना है वो रहेगा हमारा 1240 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 1330 के। और एक कॉल मैं STBT के लिए रिकमेंड करूंगा, वो है पावर ग्रिड। तो यहाँ पर एक हमें टॉल बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन 20 DMA लेवल के नीचे देखने को मिल रहा है और अभी भी इस स्टॉक में वीकनेस बना हुआ है। तो इसको हमें 285 के आसपास शॉर्ट करना है फ्यूचर में, और 289 का स्टॉप लॉस रहेगा, और निचले साइड पे जो टारगेट रहेगा वो है 275 का। ठीक है, पावर ग्रिड को फ्यूचर्स में आपको इसको आप शॉर्ट कीजिए। ये फ्यूचर्स की आपके लिए रिकमेंडेशन है। 289 का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट होगा पावर ग्रिड के लिए। 284 रुपए का भाव आप देखिए। और डॉक्टर रेड्डीज के लिए 1350 रुपए के टारगेट बता रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। और शेयर हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। 1280 रुपए के आज इसने हाई बनाए हैं डॉक्टर रेड्डीज ने। डॉक्टर रेड्डीज के लिए आपने लक्ष्मीकांत जी स्टॉप लॉस क्या बताया? जी, डॉक्टर रेड्डी में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 1240 का रहेगा। 40 का, यानी कि यहां से करीब 35 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और 1350 रुपए के, यानी कि करीब 75 रुपए ऊपर के टारगेट आपको। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से एक बेहतर रणनीति। तो डॉक्टर रेड्डीज बाय है, पावर ग्रिड सेल है। थोड़ी अनिश्चितता है बाजार में, तो आप दोनों ट्रेड आप लेके जाइए। हरीश जी आप बताइए, आपने कौन से शेयर चुने हैं BTST के लिए? जी, मैं फिलहाल जो स्टॉक दिया था सिप्ला से जाना चाहता हूँ, क्योंकि सिप्ला में देखा है तो क्लियरली एक ट्रेंड रिवर्सल है, और दूसरा देखिए एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं सिप्ला के साथ ही जाना चाहता हूँ। जो बाय का रिकमेंडेशन दिया था, मुझे लग रहा है कि 1650 का टारगेट्स के लिए बाय करना चाहिए BTST में भी, और 1550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए सिप्ला में। 1550 का स्टॉप लॉस, 1650 का टारगेट। सिप्ला भी है। आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। तो फार्मा पर हमारे दो एक्सपर्ट की दो रिकमेंडेशन, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, ये दोनों ही हैं निफ्टी के टॉप गेनर। बढ़िया है, कन्विक्शन यहाँ पर बरकरार है। लेकिन चलिए कुछ और शेयर जानते हैं जहां पर आपके लिए मौके बन जाएंगे। बाजार आज थोड़ा सा ना रेंज में है, तो आपको वो उथल पुथल नहीं दिखेगी। अब जहां पर खबरों का तो एक्शन है वो तो शेयर आपको दिखाई देंगे। एक और शेयर लेकर आइए। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि JK सीमेंट में गिरावट बढ़ रही है। JK सीमेंट इस वक्त दिन के निचले स्तर पर आके ये कारोबार कर रहा है। 5% की तेज गिरावट। हालांकि ये शेयर चला हुआ था और इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। JK सीमेंट क्या करना चाहिए लक्ष्मीकांत जी? क्योंकि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर यह शेयर था, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। नई पोजीशन लेने के लिए कौन सा भाव सही रहेगा ये इसमें? ठीक है, वीकली के चार्ट पे अगर देखें तो वहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और डेली के चार्ट्स पे तो ऑलरेडी यहाँ पे बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ हमें यहाँ पर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 6900 के आसपास आता है, जहां पर 20 DMA लेवल्स है, तो वहां से फिर हमें एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है।
तो मुझे लगता है 6,900 से लेकर 6,850 का जोन रहेगा जहां पर हमें इसमें फिर से बाइंग करनी चाहिए। अगर हमें फिर से वहां पे पुल बैक मूव देखने को मिलेगा तो फिर से स्टॉक हमें 7,500 के लेवल्स को छूता हुआ देख सकते हैं। ये सीमेंट को लेकर ये व्यू हो गया। दो और शेयर में आपके सामने रख रहा हूं लक्ष्मीकांत जी, आप जरा बताइए कि अगर किसी को बीटीएसटी करना हो तो आपको कंफर्टेबल आप कौन से शेयर में हैं? एक तो एबी कैपिटल, करीब करीब 3% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख रहे हैं, और दूसरा लेमन ट्री होटल 8% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। पहले हमने इंडियन होटल को भी चलते हुए देखा और आज हम लेमन ट्री में अच्छी मजबूती देख रहे हैं। कहां पर आपका कन्विक्शन है? जी, लेमन ट्री तो काफी अपसाइड के मूव दिखा चुका है, तो मे भी ऐसा हो सकता है, और अभी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 170 172 के आसपास ही मेरे को लगता है पुराने स्विंग हाई है, तो लगता है कि वहां से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेमन ट्री होटल से अच्छा विकल्प है इंडियन होटल, जहां पर हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। नीचे इस तरह से बाइंग लेवल भी देखने को मिले हैं, तो मुझे लगता है कि इंडियन होटल ज्यादा बेहतर रहेगा अगर हम यहाँ इसको बीटीएसटी के लिए लेकर चलेंगे। तो यहाँ से मैं 830 तक के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन रखना है वो रखना है अराउंड द लेवल्स ऑफ 780। और एबी कैपिटल का भी ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और आज यहाँ अच्छी खासी अपसाइड के मूव देखने को मिले हैं और बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। बट यहाँ पर भी मुझे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं लग रहा है, तो बीटीएसटी के लिए तो अवॉइड रहेगा। बट जिनको स्विंग ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है 283 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। जो अपसाइड के जो टारगेट रहेंगे वो 305 तक के रहेंगे। 283 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड ले सकते हैं एबी कैपिटल में 305 रुपए के टारगेट के लिए। और होटल में आप अवॉइड कीजिए, लेमन ट्री चला बहुत है, हालांकि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और अपने 52 वीक हाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए, एक बार हम चेक कर लेंगे। लेकिन आप इंडियन होटल में आप बीटीएसटी का ट्रेड ले सकते हैं। मौजूदा लेवल से भी शेयर थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन अच्छे मोमेंटम उसमें बनते हुए दिख सकते हैं। कंजम्पशन वाले शेयरों में आज हम देख रहे हैं थोड़ा माहौल ना ख़राब हो रहा है। कुछ सत्र की लगातार तेज़ी हुई थी डाबर में, 3-4 सत्र ये चला, 535 तक गया, और आज हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर गिर के आ गया है 516 रुपए पर। फिलहाल दिन के निचले स्तर पर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। हरीश जी, डाबर में आपको लगता है कि स्ट्रक्चर फिर से वीक हो जाएगा या फिर गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए शेयर में? अभिषेक जी, अगर डाबर के 4 सेक्टर की बात डिस्कस करते हैं, देखिए डाबर में बिल्कुल नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा था, तो फिलहाल तो एक थोड़ा कंसोलिडेशन में आ चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें मोमेंटम बना हुआ है, तो 4 सेक्टर के हिसाब से देखते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव है। क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम भी होल्ड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो भी है, मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन है छोटा छोटा सा। मुझे लग रहा है कि और सपोर्ट्स के पास आए तो वापस यहाँ से रिकवरी देखने मिल सकता है। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 510 से लेकर 500 के अराउंड सपोर्ट जोन से, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कि ऊपर के और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए 555 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में लावर में भी फिर से एक बार रिकवरी। अगर दूसरा चीज है कि वॉल्यूम की बात डिस्कस करते हैं, लास्ट 3 दिनों से लगातार वॉल्यूम पे गेन होते नजर आ रहा है। आज के ट्रेडिंग में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है बिग वाली में भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी इसका स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हायर टॉप हायर बटन इंटैक्ट है, मुझे 200 के ऊपर भी स्टॉक प्राइस होल्ड कर रहा है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो आज डिक्लाइन देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बन सकती है नीचे लेवल्स पे बाय करने के लिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि 550 का एक इमीडिएट टारगेट्स पर लेके चल सकते हैं। ठीक है, 500 रुपए के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, वहां पर आप बाइंग कीजिए। 550 तक के टारगेट आपको इसमें आ सकते हैं। निफ्टी 30 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक भी करीब 30 से 40 अंक ऊपर। बहुत ही छोटी रेंज भी रही है और गेंस भी छोटे बाजार में दिख रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर हमने थोड़ा प्रेशर बिल्ड होते हुए आज के सत्र में देखा है। सहारा कहां से मिला? सहारा आज के सत्र में दिया है रिलायंस ने और आईसीसी बैंक में। आईसीसी बैंक थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था लक्ष्मीकांत जी। तेजी करने का समय आ गया है क्या आईसीसी बैंक में? क्या आपकी सलाह होगी?
जी, यहाँ पर 100 डीएमए के सपोर्ट के बाद आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, बट अभी भी 20 डीएमए का जो रेजिस्टेंस है अभी भी इंटेक्ट है डेली के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि एक बार ये 1455 के ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली इसमें बाय करना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर 1550 के ऊपर ये स्टॉक टिकता है आईसीआईसीआई बैंक, देन यहाँ से फिर हमें 1490 1500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। एक बार पीवीआर आइनॉक्स को एक बार नज़र डालते हैं। स्टॉक 4% ऊपर है और एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। हरीश, क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स लग रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स के? इस फ्राइडे भी जो है बड़े जो है बिग साइज टिकट फिल्म्स आ रहे हैं, खास करके हॉलीवुड की तरफ से, और लास्ट वीक कलेक्शंस भी बहुत अच्छा था। अगर आप कूली या वॉर 2 के बारे में बात करें, मोमेंटम अच्छी आ रही है, डेज हाई लेवल्स पे वापस आ गए 1120 के ऊपर। बताएं हरीश, यहाँ से और एक अच्छी अप मूव देखने मिल सकती है? सर जी, अगर पीवीआर अनाउंस डिस्कस करते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों में स्टॉक प्राइस बिल्कुल डाउन ट्रेंड में देखने मिल रहा है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक प्राइस 200 में क्रॉस कर चुका है, अभी भी होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप होता नजर आ रहा है। और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 1165 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर क्रॉस होता है तो मुझे लग रहा है कि 1250 तक एक्सटेंड हो सकता है ये जो रैली। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में स्ट्रेंथ थोड़ा कमजोर रहता है, क्योंकि ऊपर लेवल्स पे स्टॉक प्राइस होल्ड नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाइंग अवॉइड करना चाहिए स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि ठीक रैली हो सकती है, किसी वक्त बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि होल्ड कर सकते हैं 1160 और 1250 के टारगेट्स के लिए। लेकिन फ्रेश बाइंग तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा इस स्टॉक में, क्योंकि जिस तरीके से हमने प्रीवियस हिस्टोरिकली देखते हैं कि लगातार स्टॉक प्राइस अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करूंगा। जिसके बाद बाइंग है तो होल्ड कर सकते हैं ऊपर 1160 और 1250 के टारगेट्स के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। और सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 1080 के आसपास अभी सपोर्ट्स बन चुके हैं, जो भी उसके स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि होल्ड कर सकते हैं पीवीआर आइनॉक्स। लक्ष्मीकांत जी, एक बार लेमन ट्री होटल्स को देखें। स्टॉक लगभग 8% भागा हुआ है और यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। हालांकि देखिए अनाउंसमेंट्स जो है जीएसटी की 40% पे जो है लग्जरी गुड्स पे लग रही है। और एक इंटरेस्टिंग आईटी एक्ट में मैंने पढ़ा था कि 7500 रुपीज़ के ऊपर जो होटल के रूम्स होते हैं उसके आंकड़े जो है लग्जरी माने जाते हैं। और लेमन ट्री होटल्स एक प्रीमियर सेगमेंट ज़रूर खोला है, पर वो बिज़नेस अभी भी छोटा है। क्या ये रीज़न नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक ऐसी मूव देखने मिल सकती है, खास करके इनके जो रूम्स है जो 7500 रुपीज़ के नीचे हैं? ये बजट पेश करता है जब से कंपनी शुरुआत की थी। और देखिए टेक्निकल चार्ट्स पे 8% ऊपर है स्टॉक। लक्ष्मीकांत जी ज़रा बताएं, ये लेवल्स क्या सस्टेन करेंगे? क्योंकि स्टॉक में 7 दिन में 16% का मूव ऑलरेडी देखने मिल चुका है। यह शरद जी, वीकली के चार्ट पर अराउंड 16% के अपसाइड के मोमेंटम के साथ ये ट्रेड कर रहा है। और ऑलरेडी इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है 162 के उनके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। पर अभी मुझे लगता है कि अभी फिलहाल करंट लेवल से बाय करना थोड़ा सा रिस्क, मतलब हमारा रिस्क बढ़ जाएगा यहाँ से। मुझे लगता है कि एक बार फिर से स्टॉक अगर थोड़ा सा डिप लेता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 160 162, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ इसमें एंट्री लेनी चाहिए। और मुझे लगता है फिर अगर वहां से रिवर्सल आता है तो देन आफ्टर फिर हमें यहाँ पे 178 180 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट जिस तरीके से इसमें मोमेंटम देखने को मिला है पिछले 2 दिनों से, तो काफी स्ट्रेच लग रहा है स्टॉक। इवन हम आरएसआई पे भी अगर नजर डालेंगे तो वो भी अपने ओवर बॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा वेट करना चाहिए कूल ऑफ का। अगर 160 162 के आसपास मिलता है तो फिर दोबारा से एंट्री करनी चाहिए लेमन ट्री में। लेमन ट्री को लेकर ये भी 168 रुपये का भाव और 52 वीक हाइस पर तो ये ट्रेड कर रहा है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आज वैसे अगर बाजार को अगर आप देखेंगे तो मतलब बुरा नहीं कहना चाहिए, बट ये है ना कि जब बाजार चलना शुरू कर देता है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो ये लगता है कि नहीं, जहाँ तक बाजार आज दिन में गया कम से कम वहाँ तो टिक जाए। हालांकि वो नहीं हुआ है, लेकिन अपने लेवल्स को अच्छे से बचाया है बाजार ने। 25,075 के आसपास क्लोजिंग होने जा रही है। 25 अंकों की आपको हल्की सी तेजी दिखेगी। सेंसेक्स ऊपरी स्तर से करीब करीब 2-2.5 अंक नीचे आए हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी करीब 150 अंक नीचे आया, ऊपरी स्तर से हल्की सी गेंस पर बंद होने जा रहा है। बट क्लोजिंग अच्छी है। और अच्छी चीज़ क्या है कि छठे सत्र में आज तेजी हुई है बाजार में। हमने सुबह सुबह कहा भी था कि आप अब ना थोड़ा सा बाजार को हो सकता है कि आज कंसोलिडेट होते हुए आप देखेंगे, हो सकता है कि रेंज में रहे।
और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। करीब 90 अंकों की रेंज रही है निफ्टी की, और निफ्टी बैंक की जो रेंज रही वो रही करीब 300 अंकों के आसपास की। 55,722, 55,950 के आसपास हमने निफ्टी बैंक को जाते हुए देखा था, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया। आज की अगर हम गेनर्स की बात करें तो आज फार्मा शेयरों ने बाजार को सपोर्ट करने काम किया। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी रही। हमारे दोनों एक्सपर्ट की तरफ से इसमें आपके लिए बीटीएसटी की स्ट्रेटजी भी आई। इसके अलावा आईसीसी बैंक में तेजी रही, बाजार को इसने संभाला। दिग्गज रिलायंस लगातार चल रहा है, 1430 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। रिलायंस में करीब 0.25% की तेजी पर बंद हुआ है। एलएनटी के शेयर में आज हमने अच्छी तेजी देखी, लेकिन कुछ कंजम्पशन वाले शेयर जैसे कि इटर्नल हो गया, वहां कमजोरी रही। टाटा कंज्यूमर में कमजोरी आज के सत्र में देखी। एचयूएल, नेस्ले जैसे शेयर कमजोर हुए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जिसने कल के सत्र में अपनी पूरी की पूरी तेजी गंवा दी थी इंट्राडे में, आज फिर से हमने शॉर्ट्स कवर होते हुए देखी। करीब 5-6% पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट चढ़ के बंद हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम कुछ बड़े चढ़ने वाले शेयरों की बात करें आज के सत्र में, आईडीबीआई बैंक विनिवेश को लेकर अच्छी खबर आई। दीपम सेक्रेटरी की तरफ से ये शेयर चला। दीपम और लेमन ट्री इंडिया सीमेंट्स में हमने अच्छी तेजी आज के सत्र में देखी। बाकी बीएसई एंजल वन जैसे शेयर आज भारी गिरावट का शिकार हुए, क्योंकि डेरिवेटिव और ट्रेड को लेकर सेबी की तरफ से थोड़ी तल्खी के संकेत मिल रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल चलिए, कल है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। जैक्सन होल की बैठक से क्या कुछ निकल के आता है इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे। हरीश जी, लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। फिलहाल शरद और मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। छोटा सा ब्रेक आप अभी ले लीजिए। ब्रेक के बाद हम शुरुआत करेंगे क्लोजिंग कॉल की। नमस्कार।